हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से आज एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इस वाले चैप्टर में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी गति करती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि पृथ्वी की जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार की गतियाँ करती है। कौन सी? पहली है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। यानी कि हमारी पृथ्वी 2 गतियाँ करती है, घूर्णन और परिक्रमण। अब देखिए दोनों क्या होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो कहलाता है घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की जो गति है उसको परिक्रमण कहते हैं। तो देखिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो उसको तो परिक्रमण कह देंगे, ठीक है। और अपनी ही जगह पर भी घूम रही है तो उसको हम घूर्णन कह देंगे, ठीक है। तो 2 गतियाँ होती हैं, याद रखनी है आपको। अब देखिए हमने पिछली वाले चैप्टर में भी बात की थी कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि ऐसा कोई उसमें बीच में लाइन है नहीं, लेकिन हमने ऐसी मान ली है। अब इसका पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और जो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। इसके अलावा देखिए पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और इसका जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी होगी वहाँ क्या होगा? दिन होगा, और जहाँ सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं होगी वहाँ रात होगी। बहुत ही ईजी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब ग्लोब पर, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप ही है, तो हम यहाँ पर ग्लोब की बात कर रहे हैं कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है, सीटेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वह वृत्त जो दिन और रात को पृथ्वी पर विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, उसमें यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे प्रदीप्त वृत्त और उसके सामने लिखेंगे वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। अब देखिए ये जो वृत्त है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का, और 24 घंटे में ही पृथ्वी का एक दिन पूरा हो जाता है। जैसे हमारा जो दिन है वो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो वो पृथ्वी का घूर्णन काल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और ये अपने अक्ष पर इस तरीके से झुकी हुई है। तो देखिए ये जो येलो वाला है ये आप देख सकते हैं, इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ये इधर क्या है? दिन है, और आधे भाग में पृथ्वी के रात है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने ही बताया था कि जो पृथ्वी है वो गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, यानी कि पृथ्वी अगर घूमे नहीं तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो पृथ्वी के सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, ठीक है, हमेशा दिन रहेगा, और उस भाग में लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और ठंड रहेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें जीवन संभव नहीं हो पाएगा कि हमेशा दिन ही रहे और एक तरफ ऐसा है कि हमेशा रात ही रह रही है। तो इस तरीके की अवस्था अच्छी नहीं मानी जाएगी और पृथ्वी पर जीवन का होना संभव नहीं होगा। अब देखिए ये तो हो गई घूर्णन की बात। अब बात करते हैं परिक्रमण की। तो परिक्रमण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर
कक्षा में गति करना, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं। और एक वर्ष जो है वो 365 और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 365 दिन और 1/4। 1/4 का मतलब है 6 घंटे, यानी कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का 1/4 जो है वो 6 हो जाएगा। तो 365 दिन और 6 घंटे में जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और हम क्या करते हैं, एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं और 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं वो हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, वो इसलिए नहीं जोड़ा जाता है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन बन जाता है, यानी कि 6 घंटे जब हम 4 साल तक जोड़ते हैं तो 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन बन जाता है पूरा। तो ये जो अतिरिक्त दिन बनता है इसको फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी माह है वो 28 के बदले कितने का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। तो आज आपको पता लग गया होगा, जिनको नहीं पता होगा, कि जो फरवरी है वो 4 वर्ष बाद 29 दिन की क्यों हो जाती है, क्योंकि जो 6 घंटे बचे हुए होते हैं उनको वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि जब फरवरी 29 की होगी तो क्या होगा, जो वर्ष में दिन है वो भी 366 हो जाएंगे 365 की जगह, तो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अब देखिए, ये कोई भी एक वर्ष होता है उसको गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद 4 ऋतुओं में बांट दिया जाता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन है वो किस कारण होता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपको ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखिए, आपको अभी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराए जा रहे हैं, आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है। जब आप चीज़ों को समझ लेंगे तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लगेंगे। आपको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर कितना इजी है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है चीज़ों को समझने के लिए। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे समझने के लिए है कि 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि कहाँ कर्क रेखा है, कहाँ मकर रेखा है, कहाँ विषुवत रेखा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो देखिए, 21 जून को क्या होता है, सूर्य ऊपर की तरफ होगा, यानी कि आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, ठीक है। और जो ध्रुवों के पास वाले स्थान है, ध्रुव भी आपको पता लग गए होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहाँ है। तो यहाँ पर क्या होता है, कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। अब उत्तर ध्रुव है जो वो सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो गर्मी का मौसम वहाँ होगा, यानी कि विषुवत वृत्त, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर का, मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है उसे बीच में से काट दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ 6 महीने गर्मी रहती है, यानी कि क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इस घटना को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर अयनांत क्या है, उत्तर अयनांत कब पड़ेगा, 21 जून को। क्या है उत्तर अयनांत, कि कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ रही हैं और सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है। अब दूसरी डेट और है इम्पोर्टेंट यहाँ पर, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि 21 जून को उत्तर में, अब जब सूर्य नीचे आएगा तो क्या होगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ेंगी, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश प्राप्त होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी, ठीक है।
इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण अयनांत कहेंगे। यानी कि जब मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ेंगी तो दक्षिण अयनांत, और जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पर उत्तर अयनांत हो जाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसी कारण वहाँ पर गर्मी होती है उस समय दिसंबर के महीने में, तो उसी समय वहाँ पर क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो आपको ये 2 डेट याद रखनी है। अब इसके अलावा 2 और डेट हैं जो कि आपको याद रखनी है। कौन सी है वो? तो पहली है 21 मार्च और दूसरी है 23 सितंबर। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, तो इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, यानी कि जो हमारी 0 डिग्री वाली लाइन है वहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, इसलिए जो पूरी पृथ्वी है उस पर दिन और रात बराबर होते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो आपको ये टर्म भी याद रखने हैं, उत्तरायणांत, दक्षिणायनांत और विषुव, ये तीनों क्या हैं और किस किस डेट को पढ़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे बड़ा दिन अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर, और दिन और रात बराबर के कब होंगे, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, तो 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो होती है शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है वसंत ऋतु, और 21 मार्च को इसके विपरीत होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये चीज़ें अभी आपको, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी टफ लगेंगी, जब आप इनको समझेंगे अच्छे से, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है, इसके माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में ये सूर्य है, बीच में इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों डेट भी दी हुई हैं। 21 जून जब क्या होता है, उत्तरायणांत होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। यानी कि ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और इधर नहीं पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु होगी। वहीं जब पूरी पृथ्वी यहाँ से घूम कर जब इधर आ जाएगी तो ये वाला जो हिस्सा है वो इधर चला जाएगा और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा, और 22 दिसंबर की घटना है यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर दक्षिणायनांत होगा और इधर देखिए यहाँ 0 डिग्री पर पड़ रही हैं, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि किसी भी गोलार्ध में ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। यानी कि अभी का जो मौसम चल रहा है सितंबर वाला, कह सकते हैं हम इसे 23 सितंबर जो अभी निकल कर गया है, तो इस समय क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से देख सकते हैं। बाद में अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप इस इमेज के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। कि हमारा जो आज का चैप्टर था वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और लेकिन इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ से जो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और यहाँ आपके लिए प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनता भी है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तरायणांत, दक्षिणायनांत, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार बने हैं। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।